स्टूडेंट वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों आज बात करेंगे हम लोग आरएमएस सीईटी एग्जाम क्लास नाइन्थ जो 2023 में अभी 17 ऑफ दिसंबर को हेल्ड हुआ है। इस एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट्स आए उसमें साइंस सब्जेक्ट की बात हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग साइंस के जितने भी क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और पूरा बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप अगले एग्जामिनेशन यानी आप आरएमएस का एग्जाम देने जा रहे हैं वहां भी जो साइंस का है कोर्स आने वाला है, तो इसमें क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें। आप अपने तैयारी को जज भी कर सकते हैं कितनी अच्छे से तैयारी है। फर्स्ट क्वेश्चन था 151। इन द मेल ह्यूमन स्पर्म कंटेन्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। और इसके अलावा क्या होता है? वैसे एक जो स्पर्म होता है वो पेयर्स नहीं, 22 क्रोमोसोम ही जो ऑटोसोम्स है वही रखता है, पेयर ऑफ नहीं रखता। और इसके अंदर साथ में एक देखिए जो स्पर्म है, जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट्स होता है, जो मेल इसको रिलीज करता है टेस्टिस से, इसके अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और 22 ऑटोसोम्स। और एक क्रोमोसोम या तो एक्स अटैच होगा या इसमें वाई अटैच होगा। यदि एक्स अटैच होगा तो आगे जाके फीमेल बनेगी, यानी फीमेल का जो ओवरी है उससे मैच करके जो जाइगोट बनेगा, उसका जो बच्चा बनेगा वो फीमेल बन सकता है। और वाई क्रोमोसोम हुआ तो वो मेल बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो फर्स्ट वाला आंसर है पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम नहीं पॉसिबल है, पेयर ऑफ वाई क्रोमोसोम पॉसिबल नहीं है, और 3 एक्स क्रोमोसोम पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सुटेबल आंसर है 1 वाई क्रोमोसोम। 1 वाई क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं होकर के ओनली 22 क्रोमोसोम ही होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। तो इसका राइट आंसर तो यहाँ पे बी है। ठीक है, ओके। बात करते हैं आगे 152 की। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था बायोलॉजी क्वेश्चन था, और बायोलॉजी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और ये सेक्स डिटरमिनेशन जो टॉपिक है उससे आया हुआ है, काफी अच्छे से इसको पढ़ना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि जो बेबी होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, तो उसको टोटली डिसाइड कौन करता है? मेल डिसाइड करता है, फादर डिसाइड करते हैं कि वो लड़का होगा या लड़की, क्योंकि मेल के अंदर एक्चुअली टोटल टोटल जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, और ये एक्स और वाई होता है, ये मेल की बात कर रहा हूँ। इसी ढंग से फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और प्लस में 2 सेक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्स एंड एक्स। यानी यहाँ पे जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है उसके अंदर क्या है, इस ढंग से जो रिलीज हुए, तो मान लीजिए एक्स एक्स के 2 गैमेट्स बन गए या एक्स और वाई के 2 गैमेट्स बन गए। ये वाले दो फीमेल के, ये वाले मेल के। अब यदि कंबाइन करता है, सपोज ये और ये कंबाइन करेगा तो यहाँ पे फीमेल बनेगा, ये और ये कंबाइन करेगा तो यहाँ मेल बनेगा, ये और ये कंबाइन करेंगे तो अगेन फीमेल बनेगा, ये और ये कंबाइन करेंगे तो मेल बनेगा। अल्टीमेटली 50% चांसेस कि बेबी होगा वो गर्ल होगा, एंड 50% चांस कि वो बॉय होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन दोबारा से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 152। द एपी सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब भी आता है तो उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सपोज दैट ये अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस में जहां पे इसका सेंटर है, जहां से अर्थ स्टार्ट हुआ है, जहां से अर्थ स्टार्ट हुआ है वो होता है हाइपोसेंटर। इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, याद रखना। हाइपोसेंटर, जहां भी जितनी डेप्थ में जाकर के वो स्टार्ट हुआ है, ये आपका हाइपोसेंटर हो गया। ये आपका हाइपोसेंटर हो गया। अब ये जो इसके यहाँ पे अर्थ के ऊपर जहां पे ये पॉइंट होता है, जो अर्थ की सरफेस के ऊपर होता है, इसका नाम एपी सेंटर होता है। इसका नाम एपी सेंटर होता है। ये बात विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है अर्थक्वेक में। ये आपका एपी सेंटर होता है जो अर्थ की सरफेस के ऊपर होगा, और अंदर जो होगा वो हाइपोसेंटर होगा। ऐसा कोई मिडिल ऑफ द अर्थ फिक्स नहीं होता, और ना ही कोर ऑफ द अर्थ फिक्स होता। इसका आंसर होगा ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। और अर्थ क्वेक एक ऐसा टॉपिक मैंने देखा है, ये लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, लगभग हर एग्जाम में। सबसे अच्छी बात कि एसएसटी का पार्ट भी है और आपका साइंस का पार्ट भी है, दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के टॉपिक हैं, वोल्केनो हो गया, ये सारे टॉपिक अच्छे ढंग से पढ़ के छोड़ दो ताकि दिक्कत नहीं आए। बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है द स्टार्स फॉर्मिंग ए रिकॉग्नाइज शेप इज कॉल्ड। ये सबको पता है कॉन्स्टिलेशन होता है ना? गैलेक्सी भी एक स्टार लाइक जो शेप में थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं आपको पता ही है,
ये सन के जो सोलर सिस्टम के अंदर सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो प्लेनेट से छोटे होते हैं, और रॉक टाइप के पार्टिकल्स को एस्ट्रोनॉट्स हम लोग बोलते हैं। तो सोलर सिस्टम टॉपिक भी देखिए, पहला क्वेश्चन सोलर सिस्टम टॉपिक का आपने यहाँ देख लिया। आगे जाके फिर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन ऊपर कोर से पूछा गया है। यदि आपने है ना एनसीईआरटी बुक पढ़ रखा है, एनसीईआरटी बुक पढ़ रखा है साइंस का पूरा और एसएसटी का पूरा, तो मेरे हिसाब से साइंस एंड एसएसटी में बहुत अच्छा स्कोर बच्चे कर सकते हैं। इसमें 6 क्लास का, 7th क्लास का और 8th क्लास का तीनों का बुक, यानी 6 बुक पढ़ डालिए एसएसटी का और साइंस का। यदि आपके पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो हम लोगों ने क्या इन सारी बुक्स को एक्सट्रैक्ट करके टोटल 2400 क्वेश्चंस बना रखे हैं, जीके के क्वेश्चंस। इसके लिए आपको इन बुक्स को पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ वो 2400 क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। इनको रीड आउट कर लोगे तो पूरी 6 बुक आप पढ़ पाओगे, यानी पढ़ लोगे अपने हिसाब से ही, तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आप ले सकते हो, उसके लिए एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन के नाम से मिल जाएगा, और उसको परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस केच फायर इज नॉन। भाई कोई भी सब्सटेंस है, लाइक वुड है आपके सामने, पेपर है आपके सामने कैरोसिन है, वॉट एवर इट इज, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहां से ये फायर को कैच कर ले, उसका नाम होता है इग्निशन टेम्परेचर। याद रखना, इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस पे फायर को कैच कर लेगा, वो इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर होता है, हर एक का अलग हो सकता है, वुड को थोड़ा ज्यादा चाहिए, पेपर को थोड़ा कम चाहिए, और कैरोसिन को तो भाई चाहिए नहीं, तो विगोरियसली बहुत फास्टली बहुत ज्यादा, यानी इनका बहुत लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर होता है कैरोसिन का, पेट्रोलियम का, सीएनजी का, एलपीजी का। ये तुरंत ही ज्यादा फायर को कैच कर लेते हैं ना। तो इग्निशन टेम्परेचर जरूर से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम में लगातार रिपीट होता है, तो इसको बहुत फोकस करके आपको सुनना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55, मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म। अब मैग्नीशियम बर्न्स लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीशियम को जो है वो एयर के अंदर खुले में बर्न किया जा रहा है, खुले के अंदर बर्न किया जा रहा है। तो जो आपका मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। इसको बैलेंस करने के लिए जनरली हम एक टू और एक टू यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। यानी ये वाला केमिकल जो रिएक्शन है वहां पे होगा, यानी मैग्नीशियम जो होगा, यदि उसको बर्न करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, तो डेफिनेटली क्या है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने वाला है और करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ लेना है, चीजों को समझ लेना है कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3 होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, अलग सब्सटेंस होता है। तो मतलब ये सारी चीजें आपको अच्छे ढंग से पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 156 की बात करेंगे। व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड to moist air for a long, it it acquires a dull green coating। किसी कॉपर वेसल को हम लोग एक्सपोज कर देते हैं मोइस्ट एयर के अंदर लंबे टाइम तक, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक डल ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। वो ग्रीन कलर का जो ग्रीन मटेरियल है, एक्चुअली है क्या वो, कहाँ से आ गया वो? तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये रिएक्शन भी कई बार पूछ लेता है, भैया कॉपर है, Cu कॉपर होता है। जब उसको आप मोइस्ट एयर में छोड़ रहे हो, मतलब उसके टच में कौन कौन लोग हैं, उसके टच में मोइस्ट का मतलब वहां पे वाटर तो जरूर होगा, डेफिनेटली। और एयर है तो वहां पे CO2 भी देखने को मिलेगा, आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा। ये अब वो बच्चा बोल सकता है नाइट्रोजन भी तो होता है, बट नाइट्रोजन इतना रिएक्टिव नहीं होता, तो वो जनरली रिएक्शन नहीं करता, तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा मुझे। ऊपर ही मैंने नाइट्रोजन को नहीं लिया ना जनरली। अब देखो, अब ये रिएक्शन होगी यहाँ पे, अब ये रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, और प्लस में क्या बनेगा, कॉपर, कॉपर हाइड्रो और कॉपर कार्बोनेट बनेगा बच्चा जी। क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट बनेगा, कॉपर कार्बोनेट बनेगा। ये रिएक्शन होने वाली है, ये रिएक्शन होने वाली है ना।
ये रिएक्शन होने वाली है। चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए, समझते हुए, प्रॉपर ढंग से करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड कॉपर कार्बोनेट बनेगा। कॉपर कार्बोनेट बनेगा, नाइट्रेट जल्दी से बनता नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे भी यहां से रिमूव किए जा सकते थे। तो बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन की डेप्थ को जानना, और साथ साथ में आप, मैं रिकमेंड करूंगा आप सिंबल्स, थोड़ा बच्चे आप छोटे तो हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी सिंबल्स जरूर से लर्न कर ले, है ना। जैसे हाइड्रोजन है तो एच होता है, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये कम से कम टोटल स्टार्टिंग के 20 सिंबल्स जरूर से लर्न कर लें, और थोड़ा थोड़ा इनके वैलेंसी के बारे में नॉलेज होगा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 के 157 के अंदर, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर जो आप घर में देखते हो, जहां पे आप अपने घर में लगा हुआ है, जहां पे अपन लोग बाल वाल बनाते हैं, तैयार होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या करता है? ऑलवेज फॉर्म करता है। एक तो वर्चुअल वर्चुअल इमेज होगा इनका। दूसरा क्या होगा? लेटरल होगा। लेटरली ये इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड होगा और इरेक्ट होगा बच्चा जी। ये बात जरूर ध्यान रखनी है। वर्चुअल, लैटरली इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, ये क्वालिटी होती है प्लेन मिरर के अंदर। प्लेन मिरर इस ढंग से चीजें करता है। यहां पे मेरे पास दो ही ऑप्शन है। एक तो कि रियल तो बनाएगा नहीं, बात खत्म, प्लेन मिरर। अब दूसरा इन्वर्टेड नहीं बनाएगा, तो ये खत्म। ऑप्शन बच गया मेरे पास, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। और लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? कि ये प्लेन मिरर है, और यदि मुझे इसकी इमेज देखनी है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यदि इमेज बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी? ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो बी दिखेगा, यहाँ पे आपको ए दिखेगा, यानी लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट, तो लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। इरेक्ट का मतलब सीधा बनेगा, उल्टा इमेज नहीं बनेगा। उल्टा इमेज, सीधा बनेगा। वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है? जनरली इमेज बात बात करें तो फॉर्म होता है भाई लाइट की वजह से। तो सनलाइट या लाइट जो भी है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा के वापस मिरर पे टकराती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन इमेज मिरर के बैक साइड में, जितनी डिस्टेंस में हम लोग यहाँ खड़े हैं तो इमेज आपको पास में लगेगी, थोड़ा दूर जाओगे थोड़ा दूर लगेगी, और दूर जाओगे थोड़ा और दूर लगेगी, यहाँ खड़े रहोगे यहाँ लगेगी। मतलब इस तरह की इमेज जो दूसरी तरफ बनती है उन्हें बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये इसका आंसर हो गया। बेसिली आर दी बैक्टीरिया दैट, इनका शेप कैसा होता है बेसिली बैक्टीरिया का? तो रोड शेप होता है। रोड जैसा, ऐसे ऐसे रोड शेप में होता है ना, रोड शेप में होता है, सीधे होते हैं, ये रोड शेप में होते हैं जनरली। बेसिली जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? वो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, थ्रॉट के डिजीज को कोज करते हैं। ये ध्यान रखना है बेसिली बैक्टीरिया के बारे में। और इनका शेप कैसा होता है? रोड जैसा शेप इनका होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 159 का। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड का जब भी कोई मेटल यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वहां पे मेटल ऑक्साइड बनेगा। कोई भी मेटल होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। इसका जो नेचर होगा, किस तरह का इनका केमिकल रिएक्शन नेचर रहेगा, वो हमेशा बेसिक होगा। बेसिक होगा। अब एसिड, बेसिक और न्यूट्रल का यदि नहीं पता तो एक ध्यान रखें, एक स्केल होता है जो 0 से लेके 14 तक मेजर होता है। उसमें बीच में 7 रहता है, यहाँ से 1 2 3 सो ऑन, और यहाँ से 8 9 10 सो ऑन। यदि 0 से लेके 7 से जस्ट पहले तक का है, तब तो वो एसिडिक नेचर में होता है। यदि 7 से बाद से लेके 14 तक है तो वो बेसिक नेचर उसका होता है। यदि उसका पीएच वैल्यू, इसे बोलते हैं पीएच स्केल, पीएच वैल्यू, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है, ऑल दीज आर एसिडिक। 7 से ज्यादा है, ऑल दीज आर बेसिक। और जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल होता है। अब जिसका पीएच यदि 0 से लेकर के 4 तक है, 3 तक है, वो हाईली एसिडिक है। और ये क्या है? कम एसिडिक होता है। इसी ढंग से ये कम बेसिक होता है, और जिसका पीएच ज्यादा होता है वो हाईली बेसिक नेचर में होता है। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर में होता है। अब यदि यहाँ पे नॉन मेटल को यदि ऑक्साइड्स बनाएंगे, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक फॉर्मेट में होंगे, एसिडिक फॉर्मेट में होंगे।
ठीक है, ये बात हमें अच्छे ढंग से समझ लेनी है, बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि इस बार यदि यहाँ पे मेटल का क्वेश्चन आया तो हो सकता है अगली बार नॉन मेटल से क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ ले। बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ। और ये पीएच स्केल भी ध्यान रखें, पीएच स्केल भी ध्यान रखें, क्योंकि पीएच स्केल्स के भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल वॉल इज फाउंड इन। तो सेल वॉल, यदि आपने बायो का थोड़ा सा पोर्शन फर्स्ट चैप्टर सेल भी पढ़ा है तो आपको 110% पता होगा भैया प्लांट सेल में होती है सेल वॉल। एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, क्योंकि प्लांट सेल को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा वॉल बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। और सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल। सिर्फ इससे दो क्वेश्चन है इस पेपर में। देखिए कितनी बेसिक चीजें यहां से पूछा जा रहा है। नहीं पढ़ना, नहीं डेप्थ में जाना, हजारों नोट्स नहीं इकट्ठे करने आपको। आपको जो पढ़ना है एकदम सटीक पढ़ना है, सही से पढ़ना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 161 का। बोला कि अमित ऑब्जर्व्ड वेरियस टाइप ऑफ सेल। अमित ने बहुत सारी सेल को ऑब्जर्व किया, देखा। उसके बाद ही रिपोर्टेड लार्जेस्ट वैक्यूल्स इन। अब जितनी पड़ी उसमें सबसे बड़े बड़े वैक्यूल्स, ज्यादा बड़े वैक्यूल्स थे। वैक्यूल्स मान एक ढंग से बोल सकते हैं कि खाली जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं, वैक्यूल्स वो होता है, वैक्यूल्स वो होता है। तो उसने बोला कि भैया एनिमल सेल है वो, या वायरस है, प्लांट है, या प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसका आंसर इनमें से होगा प्लांट सेल। इनमें से होगा प्लांट से। हो सकता है कि अलग अलग सेल के नाम होते, अलग अलग प्लांट सेल से होती, तो फिर हमें और सिलेक्ट करना पड़ता। लेकिन फिलहाल तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि बड़े वैक्यूल्स प्लांट सेल में होंगे। बड़े वैक्यूल्स प्लांट सेल में होंगे। एनिमल से जो एनिमल में होती है, वायरस जो वायरस जिससे फॉर्म होता है, या वायरस सेल ही है वो अपने आप में। और प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर क्या होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ध्यान रखना, ये बोल सकते हैं कि एक ढंग से जब प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होती सेल, या जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो प्लांट सेल होगा। आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 162 की बात करते हैं। 162 का मतलब हो गया कि वीडिंग आर कंट्रोल बाय द केमिकल। वीडिंग को कंट्रोल करते हैं केमिकल से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब वीडिंग को कंट्रोल करते हैं केमिकल से, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वीडिंग का मतलब होता क्या है। वीडिंग का मतलब वीड्स क्या होते हैं भाई? तो वीड जो होता है ना, जैसे आपने कहीं पे भी फार्मर ने, किसान ने क्रॉप किया, प्लांट्स लगाई, यहाँ पे उसने जो प्लांट लगाए थे वो तो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, वो तो उगे। अब उस ऐसे कुछ अनवांटेड प्लांट जिसको वो नहीं चाह रहा था, दीज आर कॉल्ड वीड्स। वो वीड्स वहां डेवलप हो गए। अब उन वीड्स को मुझे यदि डिस्ट्रॉय करना है, तो जिस भी केमिकल का मैं यूज करूंगा, दीज आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स वो हो जाएंगे। तो आंसर की वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। ठीक है भाई, ये तो बात समझ में आ गई। तो फिर पेस्टिसाइड क्या होते हैं? फिर पेस्टिसाइड क्या होते हैं? फंगिसाइड क्या होते हैं? और इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है? ये सारी चीजें फिर तो अलग अलग हो गई। ये सारी चीजें तो फिर अलग अलग हो गई। अब अब पेस्टिसाइड का काम क्या होता है? ये जो प्लांट के अंदर पेस्टिसाइड क्या करता है कि जो छोटे एनिमल्स या इंसेक्ट्स हैं, छोटे एनिमल्स जो इंसेक्ट्स हैं, उसको किल करने के लिए। अब प्लांट के यहाँ पे वीडी, आपने वीड्स तो सारे हटा दिए यहाँ से, लेकिन जो प्लांट्स आपके ग्रो किए हैं, उन प्लांट्स के अंदर कोई ना कोई छोटे एनिमल्स लग गए, इंसेक्ट्स लग गए, देन व्हाट टू डू? देन यू यूज पेस्टिसाइड। तब पेस्टिसाइड्स वहां पे डालिए छोटे एनिमल इन प्लांट्स को वहां पे डिस्ट्रॉय करने के लिए। फंगिसाइड, फंगस अपने आप में अलग ही है। फंगस लग गया, वहां पे वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, ऐसे 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 छोटे प्लांट या ऐसे छोटे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, रिमेनिंग प्लांट्स को खत्म कर रहे हैं, फंगस लग गया, तो आपको फंगिसाइड यूज करना पड़ेगा, फंगिसाइड यूज करना पड़ेगा। अब लास्ट बात आती है कि सर ये इंसेक्टिसाइड फिर क्या होता है? भाई ये सारे के सारे इंसेक्टिसाइड्स ही हैं जो अनवांटेड प्लांट को, अनवांटेड एनिमल को, अनवांटेड वहां पे एक्स्ट्रा प्लांट्स को हटाने के लिए यूज करते हैं, वो इंसेक्टिसाइड्स हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे क्या हो गए? एक ही कैटेगरी है। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 163 की बात करेंगे। 163, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। एक ऐसा नॉन मेटल जो रूम
टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्मेट में होता है। तो हमें याद रखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। नॉन मेटल के बारे में कई सारी बातें याद रखनी है। कार्बन, अब कार्बन अपने आप नॉन मेटल है, ये तो क्वेश्चन हो गया भाई। कार्बन नॉन मेटल अपने आप में। अब कार्बन के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है। तीन एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब होते हैं कार्बन के ही अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। डायमंड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, ये नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल और मेटल में यदि कंपेयर करें तो मेटल आर मोर स्ट्रॉन्गर देन नॉन मेटल। सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्मेट में जनरली मेटल होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, शाइनी होते हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। बट नॉन मेटल है कार्बन। कार्बन का एक इलेक्ट्रोप है डायमंड, और डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। जनरली इसको हम लोग जो ग्लास को कट करने के लिए यूज होती है मशीन, उसके एकदम टिप पे उसको यूज करते हैं हम लोग। ग्रेफाइट, डायमंड के बारे में ध्यान रखना, हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया और ग्लास कट करने में काम आता है। भाई ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ, देख डायमंड क्या है, डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती, पास ऑन नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन मॉलिक्यूल्स, एक कार्बन एटम रेदर दूसरे तीन कार्बन मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। एक कार्बन तीसरे पास के तीन कार्बन से अटैच होता है, जबकि एक कार्बन के पास चार फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तीन फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसने दूसरे साथ बिजी कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ ग्रेफाइट। ये ध्यान रखना है आपको, ग्रेफाइट के बारे में ध्यान रखना है ना। तो ये नॉन मेटल की बात थोड़ी सी हो गई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इन विच प्रोसेस प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। भाई प्लांट ऐसा कौन सा प्रोसेस करता है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और लेकर के उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। भाई उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना फूड डेवलप करता है। प्लांट अपना फूड डेवलप करता है, खुद से खाना बनाता है प्लांट। और प्लांट खाना बनाता है, और क्या बनाता है इसमें कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चा जी, ये प्लांट लीव है, लीफ है, मान लीजिए ये प्लांट की लीफ है, और ये प्लांट की लीफ ग्रीन कलर की होती है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन प्लास्टिड होता है उसकी वजह से। अब यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट उसने सन से ले ली, सनलाइट उसने सन से ले ली, सनलाइट उसने सन से ले लिया और यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, रूट के थ्रू वाटर आ गया, और एयर, एयर यहाँ पे जो एयर है, एयर से उसने क्या ले लिया, CO2 ले लिया। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल के तौर पे तीन चीजें होती है। पहला रॉ मटेरियल लाइट एनर्जी होता है जो सन से ली जाती है। कौन लेता है, यहाँ पे प्लास्टिड लेते हैं। ध्यान रखना, प्लास्टिड होते हैं वो इसको रिसीव करते हैं। यदि ये ग्रीन कलर के पिगमेंट प्लास्टिड होंगे नहीं तो रिसीव नहीं करेंगे तो प्रोसेस होगा नहीं। दूसरा CO2 लेते हैं, वो एयर से लेते हैं। कौन लेता है, स्टोमेटा लेता है भाई, स्टोमेटा लेता है, ध्यान रखना है। तीसरी चीज वाटर, वाटर वाटर H2O कौन लेता है, H2O लेता है रूट, जो जमीन से लेता है, अपने लैंड से लेता है। वो कौन से रूट से लेता है, रूट से लेता है क्या, वाटर को लेता है। अब ये तीनों चीज मिल गई मेरे पास, मुझे मिल गया CO2, मुझे मिल गया वाटर। और जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जो बाई प्रोडक्ट होंगे C6H12O6, ये बनेगा क्या, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट मुझे मिल गया, साथ में मुझे मिल गया ऑक्सीजन, साथ में मुझे मिल गया थोड़ा सा वाटर मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ये ग्लूकोज फूड जो प्लांट बॉडी है वो अपने आप को अलाइव रखने के लिए,
अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और साथ के अंदर एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज बनता है उसको स्टोर कर लेता है, और स्टोर करके उसको फ्रूट्स में कन्वर्ट कर देता है, जो हम लोग काम में ले लेते हैं। और ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है हैंड टू हैंड, और वो ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीदिंग में काम में ले लेते हैं। जब ब्रीदिंग करते हैं हम लोग उसमें काम में ले लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए घरों के अंदर जनरली प्लांटेशन करा जाते हैं, छोटे छोटे गमले लगाए जाते हैं, ताकि घर क्या रहे, रिच ऑफ ऑक्सीजन रहे, वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रहे। क्योंकि दिन में पूरे दिन फोटोसिंथेसिस चलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी और हमारी बॉडी के लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है। रात के टाइम जनरली प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों भाई, भूत रहता है उसमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रात के टाइम प्लांट जो है वो हमारी तरह ही ब्रीदिंग करता है। उसका प्रोसेस भी क्या रहता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, जनरली ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को रिलीज करता है। ये तो 24 घंटे यही काम करता है, हम लोग यही काम करते हैं, ऑक्सीजन को लेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे। अब ऑक्सीजन इस तो कम हो जाएगा एनवायरमेंट में, तो प्लांट लगाते हैं। अब प्लांट क्या करता है, दिन के अंदर ये प्रोसेस करता है कि प्लांट CO2 तो लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, तो हमारे लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल जाती है। अब रात के टाइम प्लांट भी हमारे जैसा बन जाता है कि भाई अब तो मैं भी यही काम करूंगा। ये रात के टाइम खुद ऑक्सीजन लेता है, CO2 रिलीज करता है, इसलिए जनरली प्लांट के नीचे नहीं जाना चाहिए, ताकि क्या है कि वहां से हमें लगातार CO2 ही मिलेगी। अब एक पीपल का प्लांट होता है जिसे फैक्ट्री ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, क्योंकि वो रात के टाइम भी यही प्रोसेस करता है ना। वहां पे फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रात के टाइम भी चल रहा होता है। तो वो एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, फिलहाल इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिलहाल ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस का नाम जो है फोटोसिंथेसिस होता है। ट्रांसपोर्टेशन, चीजों को एक जगह दूसरे जगह भेजना होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब एक्स्ट्रा वाटर रिलीज फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय द लीव्स, ट्रांसपिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग वाली, उसी का नाम रेस्पिरेशन है। कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या है, रेस्पिरेशन होता है। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 165 की। दी पंच महारानी मारी बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम। ये डायरेक्ट याद कर लो बेटा जी, सतपुरा। सतपुरा नेशनल पार्क है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के अंदर है। ये डायरेक्टली आपको लर्न करना है, क्योंकि इसमें डेप्थ में ज्यादा चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि इसका डेप्थ क्योंकि SST पोर्शन थोड़ा सा रदर देन साइंस लिटिल बिट कम बता पाऊंगा मैं आपको। और जो बोरी है ना, वो बोरी, बोरी ये भी क्या है, इसी बायोस्फीयर के अंदर है। लेकिन ये क्या है, ये एक सेंचुरी है। ध्यान क्या रखना है, ये क्या है, ये सेंचुरी है। बोरी ये क्या है, सेंचुरी है बच्चा जी, क्या है, सेंचुरी है। बोरी एक सेंचुरी है। ये नेशनल पार्क है, वो तो हो गया सतपुरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दोनों ही जो पंचमहारी बायोस्फीयर है उस रिजर्व के अंदर है, बोरी भी और सतपुरा भी। सतपुरा एक नेशनल पार्क हो गया और बोरी क्या हो गया, सेंचुरी हो गया। ये 165 का सोल्यूशन हो गया। 166 की बात करते हैं। इन द सन लाइट एंड हीट आर प्रोड्यूस। भाई सन के अंदर, भाई आप सोचते होंगे ना कि भाई सन है, ये रोजाना लाइट भेज देता है अर्थ के ऊपर, रोजाना लाइट भेज देता है। इतना लाइट, इतना हीट, इतना एनर्जी आता कहां से इसमें? तो उसके लिए क्या होता है ना, कि इसके अंदर एक रिएक्शन चलती है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंदर होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंदर होता है बेचा जी। इसके अंदर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बन रहे होते हैं। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एटम मिलकर के हीलियम एटम बन रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें लगातार चल रहा होता है, और साथ में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी लाइट निकलती है, और वही लाइट हम तक पहुंचती है। तो क्या सन के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है? नहीं भाई। क्या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है? यस। क्या बर्निंग? नहीं नहीं, बर्न से इतना होगा तो बर्न कब का बर्न हो जाता, ठीक है ना। और बर्न से ये भी नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। कैसा होता है उसमें? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे होते हैं। तो सन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर से ध्यान रखना है। 167 की बात करते हैं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है भाई, विच फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन नूडल्स ग्रोइंग इन। आप इसमें सीधा से पहले तो लर्न कर लो रूट्स ऑफ द ल्यूमिनियस प्लांट।
है ना, लीव्स में नहीं होता, स्टेम में नहीं होता, याद रखना, ये डायरेक्ट लर्न करने वाली चीज है। अब भैया नाइट्रोजन को फिक्स करने की जरूरत पड़ती क्यों है, और उस प्रोसेस का नाम जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है उसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको हम लोग बोलते हैं। अब नाइट्रोजन चाहिए तो सबको, लेकिन 78% नाइट्रोजन होने के बाद भी प्लांट और एनिमल आर नॉट एबल टू कंजप्ट या कंज्यूम डायरेक्टली नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर, वो डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन को चेंज करना पड़ता है नाइट्रोजन के दूसरे 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 नाइट्रोजन के दूसरे सब्सटेंस बना दो, दूसरे आप क्या बना दो, दूसरे इसमें जो है कंपाउंड बना दो। अब नाइट्रोजन डायरेक्टली काम नहीं आएगा, दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएंगे, इस प्रोसेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन को डायरेक्टली तो काम में नहीं ले सकते, लेकिन आप इनडायरेक्टली नाइट्रोजन को काम में ले सकते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कई सारे लोग करते हैं, उसके अंदर ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया ये भी करता है, और लिग्निनस प्लांट के रूट के अंदर होता है। लाइटनिंग जो होती है, अर्थ आप जब बारिश के टाइम में लाइटनिंग आपने देखी होगी, तो लाइटनिंग का काम भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करना भी होता है। तो इस ढंग से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कई सारे लोग होते हैं, और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसलिए करना जरूरी है कि हम लोग डायरेक्टली उसको काम में नहीं ले सकते। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। भाई कहां पे होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को जो होता है वो होता है इनसाइड दी फीमेल बॉडी। देखो मेल बॉडी में तो वैसे भी नहीं होगा, है ना, और आउटसाइड है, तो फिर इसका इंटरनल नाम कैसे हुआ, इनसाइड दी फीमेल बॉडी, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो कहां होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की। भैया फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हो। फ्रिक्शन, जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट यदि आपस में टच करेंगे, तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे की स्पीड को रोकने की कोशिश करेगा। सिंपल लैंग्वेज दिस कॉल्ड फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है। और कोई स्लिपरी सरफेस है, उस पर आप चल रहे हो, तो आप कोशिश करोगे ना फिसल ना जाऊं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम है, बहुत कम फ्रिक्शन है ना, बहुत कम फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन हमें चाहिए भी नहीं कई जगह। हमें कोई मोटर तैयार करी, उस मोटर के अंदर यदि वो कोई रोड चल रहा है, और यदि उसके अंदर हाई फ्रिक्शन हो गया, तो वो रोड चलेगी नहीं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी और रोड भी टूट सकती है। मतलब फ्रिक्शन वहां पे हमें कम चाहिए। अब फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करें भाई, तो रिड्यूस आप कर सकते हो, उसको लुब्रिकेंट कुछ उसमें डाल, उसके ऊपर अप्लाई कर दो, आप पॉलिश कर दो, आप कुछ फाइन पाउडर यूज कर लो। तो ये सारी चीजें जो हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए काम में ली जाती है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 170, ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड टू फॉर्म कंपोस्ट, याद रखना है, विच कैन बी सस्टेनेबली इनहांस द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ द सॉइल। जो क्या करता है कि सस्टेनेबल लगातार कंटिन्यूस में कर रहा होता है, क्या, न्यूट्रिएंट्स को आपको रिच कर रहा होता है। आपकी जो सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस को रेज करता है, उससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, उससे वहां पे क्रॉप बहुत अच्छी हो सकती है, प्लांट बहुत अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग, जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है वो कंपोस्ट बनता है। ठीक है, काउडग आप जानते हैं, फर्टिलाइजर आप जानते हैं, पेस्टिसाइड मैंने जस्ट अभी बताया आपको, फर्टिलाइजर भी मैंने बता दिया आपको, काउडग आपको पता है कि जो वेस्टेज ऑफ काउ होता है वो काउडग होता है। ठीक है, तो ये कंपोस्ट हो गया। वर्मी कंपोस्ट आपने नाम सुना होगा, जो केंचुए से खाद बनती है उसको वर्मी कंपोस्ट हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, दैट्स ए स्टूडेंट वांट्स टू मेक ए मॉडल, she needs a hard material that can be bent and can be made into thin sheets. Which material should we use? Thin sheet बनाना है भाई, पेपर से सीट बना लोगे क्या, रबड़ सीट बना लोगे क्या, चौक से बन जाएगा, आंसर इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, और इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। उसके अंदर उसको हम लोग पीट पीट के मेटल बना सकते हैं, पीट पीट के वायर बना सकते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है इनमें। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आपके मतलब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 172, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। आपने हजारों हजारों बार पढ़ा होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि भैया
कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फॉर द अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक का सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया भाई। अर्थक्वेक ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब हर एग्जाम में आएंगे आएंगे, कोई इसमें वो है ही नहीं। अगला है मोल्डेबल, मोल्डेबल प्लास्टिक लाइक पॉलिथीन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका नाम है, ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक शेप से दूसरी शेप के अंदर उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको रिसाइकल करके बहुत इजीली। थर्मोसेटिंग बहुत टफेस्ट तरह के प्लास्टिक हो जाते हैं, उनको रिसाइकल करके वापस से रीशेप करना इज टफ टास्क। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मीनिंग हो गया वो सब्सटेंस जो अर्थ के अंदर ऐड होंगे, अर्थ के अंदर ऐड होंगे और ऐड होकर के वापस से ब्रेक डाउन हो जाएंगे सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। हार्डेस्ट सब्सटेंस से किस में कन्वर्ट हो गए, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। एग्जांपल फॉर पेपर, एग्जांपल देता हूं। आपने पेपर को लिया और पेपर को लेकर के मिट्टी के अंदर डाल दिया और कुछ टाइम के बाद देखा आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ, तो आपको पेपर वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो जो डीकंपोजर्स होते हैं अर्थ में, डीकंपोजर्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ में होते हैं, वो इस पेपर को जो हार्डेस्ट फॉर्मेट के अंदर है, जो जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसको वो क्या करते हैं, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके तोड़ के अलग अलग कर देते हैं। अब जनरली बोलते हैं भाई साहब पॉलीथीन को बैन करो, प्लास्टिक को बैन करो, क्या करते हैं वो लोग, पॉलीथीन प्लास्टिक को बैन करने का क्यों इतना चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि ये प्लास्टिक या पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। यदि इसको अर्थ में आप ऐड कर दोगे ना, अर्थ में ऐड कर दोगे, आज आपने अर्थ के अंदर मान लीजिए इस तरह से प्लास्टिक को डाल दिया, ये प्लास्टिक को आप बहुत लंबे टाइम तक जाके भी चेक करोगे तो वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, ये डिग्रेड नहीं होगा, ये अपने आप कंपोस्ट होता ही नहीं है। और इससे नुकसान क्या है कि जो अर्थ के अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको अर्थ के ऊपर से एक तो वाटर सप्लाई रहता है, लाइट सप्लाई रहता है और गैस सप्लाई रहता है। ये सप्लाई उनको चलता रहता है, वो अपनी लाइफ को चलाते रहते हैं, और पूरा का पूरा यहाँ का अर्थ का अंदर का जो पोर्शन है वो न्यूट्रिशन भी उनको मिल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, और एकदम से जो लैंड है वो अच्छी फॉर्मेट में। यदि आपने वहां प्लास्टिक लगा दिया, ये प्लास्टिक सब चीजों को रोक देगा, ना तो ये लाइट को जाने देगा, ना पानी को जाने देगा, ना आपके जो है गैस को जाने देगा। तो इसके नीचे वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डेड हो जाएंगे, और वो लैंड वहां पे खराब हो जाएगी। इसीलिए जितना प्लास्टिक अर्थ के अंदर जा रहा है, हमारी अर्थ उतनी ज्यादा ही पॉल्यूट हो रही है, और उससे हमारे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को अब भी मिल रहे हैं, आगे बहुत ज्यादा मिलेंगे। आगे चलते हैं। बायो का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि भी एग इज फॉर्म्ड इन, एग कहां फॉर्म्ड होते हैं, तो एग फॉर्म्ड होते हैं ओवरी के अंदर। एग फॉर्म्ड होते हैं ओवरी के अंदर। ओवरी फीमेल में होती है, ओवरी फीमेल में होती है, और एग फॉर्म्ड तो नहीं बोल सकते, एग रिलीज फ्रॉम ओवरी। देखिए जब भी कोई गर्ल चाइल्ड जब बर्थ लेता है, बर्थ होता है उसका, तो उस दौरान उसके अंदर बहुत सारे प्री मच्योर एग्स होते हैं, बहुत सारे प्री मच्योर एग्स उसके अंदर होते हैं। 1000 या बिलियन, इसका नंबर तो एग्जैक्ट नहीं होता, बहुत सारे एग्स इसके अंदर होते हैं। अब जैसे ही वो एज ऑफ एडोलसेंस में आती है, यानी 12 इयर्स के आसपास आती है, एग्जैक्ट तो नंबर नहीं है ये, तब उसके अंदर एक एक एग मिच्योर होके आने लगता है, रिलीज होने लगता है। और ये एग हर अप्रोक्सीमेटली 28 डेज के बाद रिलीज हो जाता है, हर एक एग। और इसीलिए उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है, क्योंकि एग रिलीज हो गया हर 28 डेज के बाद, लेकिन ये 28 डेज हैं या 12 ईयर है, ये फिक्स नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर, ये एज भी आगे पीछे हो सकती है, ये डेज भी आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहां से क्या हुआ, एक हर 28 डेज के बाद रिलीज होने लग गया। अब यदि वो रिलीज होने के बाद यदि वो स्पर्म से मैच करके गैमेट बना लेता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि यहां से ये स्पर्म से मिलता नहीं है, तो ये बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, वहां पे जो ब्लड फ्लो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनता है। हर 28 डेज के बाद फीमेल बॉडी के अंदर, गर्ल चाइल्ड के अंदर ऐसा होता है, और 12 ईयर की एज से ये स्टार्ट हो जाता है। टेस्टिस,
जैसे ओवरी एक ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन है जो फीमेल के अंदर होता है, उसी ढंग से एक ऑर्गन होता है टेस्टिस मेल के अंदर, और इससे इससे बनता है स्पर्म। स्पर्म जिस ढंग से जो एग है वो फीमेल गैमिट है, इसी ढंग से स्पर्म है वो मेल गैमिट है। पेनिस वो ऑर्गन है जिससे क्या है कि हम लोग जो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को डालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पेनिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, विच केमिकल इज यूज्ड इन रबिंग सरफेस प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड फॉर मैचस्टिक? तो याद रखना है दिस इज कॉल्ड रेड फोस्फोरस। रेड फोस्फोरस को यूज करेंगे, व्हाइट फोस्फोरस को यूज नहीं करेंगे। रेड फोस्फोरस और व्हाइट फोस्फोरस में ध्यान रखना है कि रेड फोस्फोरस के स्मेल नहीं होती, इसमें बहुत लहसुन जैसी गार्लिक जैसी स्मेल इसमें आती है। ये कम मतलब ये कम रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव विगोरसली रिएक्टिव है, तो ये ध्यान रखना है। रेड फोस्फोरस का आंसर याद रखना है। पीसीआरए फुल फॉर्म इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पेट्रोलियम पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ध्यान रखना है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। कब फॉर्म हुआ था? 1978 में फॉर्म हुआ था। फिलहाल जो इसके डायरेक्टर हैं उसके डायरेक्टर मिस्टर कुमार धीरेन्द्र है। मिस्टर कुमार धीरेन्द्र इसके डायरेक्टर हैं फिलहाल। ये बेसिक बातें मैंने बता दी कि जब भी ऐसी कोई भी चीज देखते हो ना, जो जो जनरली पेट्रोलियम जनरली एक बड़ा इशू है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में एक तो इसका रेट बहुत बढ़ रहा है, दिनों बहुत ज्यादा चल रहा है, हर जगह इसी इसका नाम चल रहा है। और जनरली ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है कि भैया आपको पेट्रोलियम डीजल को सेव कैसे करना, हाउ टू कंजर्व, या कम से कम कैसे यूज करो अपने व्हीकल्स में, इस तरह के अवेयरनेस कंपेनिंग और इस तरह की चीजों पे काम करती है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। और ये जो है ये दिल्ली के अंदर है, 1978 में इसको फॉर्म किया गया था, और कुमार धीरेन्द्र फिलहाल इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस? भाई अभी तो मैंने बताया फोटोसिंथेसिस का दूसरा क्वेश्चन आ, कितना कितना इजी पेपर है भाई। इसमें मैंने बताया रो मटेरियल बताया, एक तो लाइट बताया जो सन से मिलती है, एयर एयर से हम लोग लेते हैं CO2, और तीसरा वाटर हम लोग लेते हैं रूट से लेते हैं। तो भाई हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? विच गैस फॉलोइंग नीड जरूरत किसकी फोटोसिंथेसिस का कैसे होगा? भैया इससे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये ऑक्सीजन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस होने का उसका बाय प्रोडक्ट है, वो तो रिलीज होता है बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून हैव द वेरी लो टेम्परेचर, क्यों है भाई? क्योंकि वो सन से बहुत दूर है। जितना ज्यादा डिस्टेंस, देखिए ये वाली चीजें भी हैं इसके जो टेम्परेचर को डिक्रीज करती है, टेम्परेचर को कम करती है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव चीजें हैं सन से डिस्टेंस, क्योंकि एनर्जी तो सन ही दे रहा है ना सबको, लाइट तो सन ही पहुंचा रहे हैं। यदि लाइट एनर्जी पहुंचेगी नहीं तो वहां वाली तो हीट तो पहले, ठंड तो पहले से ही है। ये जितना ज्यादा डिस्टेंस पे, इसी वजह से नेपच्यून जो है उसके अंदर वेरी लो टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं आगे। बाय प्रोडक्ट ऑप्टेन आफ्टर प्रोसेसिंग कोल इज यूजफुल मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक सिंथेटिक डाइज एंड नेप्थलीन बोल्स एक्सेट्रा। तो बाय प्रोडक्ट हमसे याद रखना है कोल तार, भूलना नहीं है आपको ना। बाय प्रोडक्ट क्या होगा? बाय प्रोडक्ट इसका क्या होगा? कोल तार इसका बाय प्रोडक्ट होगा। नॉइज से क्या होता है? लेक ऑफ स्लिप होता है, हाइपरटेंशन होता है, एंजाइटी होती है, ऑल ऑफ दीज, ये सब बच्चों को अच्छे ढंग से पता होगा। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, और वेलोसिटी नहीं होगा। इन सितार साउंड प्रोड्यूस, भैया सितार में, सितार यदि आपने सितार देखा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, उसमें स्ट्रिंग्स लगी होती है, स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग्स इसका आंसर हो जाएगा, रबिंग नहीं है, ये वाले ऑप्शंस नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन तो आपको क्या थोड़ा सा देखते हुए चलना है। 183, 183 का है, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लामेबल सब्सटेंस। भाई सेम टॉपिक से,
कंबंशन टॉपिक से। और हमने जो आप क्लासरूम में पढ़ाया है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितनी बार कितने सारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट है भाई। तो ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, पहले इस टॉपिक से फिर क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया भाई। द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन, वेयर सेक्स ऑफ चाइल्ड, मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन बताया था, ये फादर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेल होता है उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर बोल सकते हैं इसको। इन 46 के अंदर 44 ऑटोसोम्स होते हैं और दो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, या 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और वन पेयर जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स होता है दूसरा वाई होता है, एक एक्स होता है दूसरा वाई होता है, क्योंकि मेल इसी से फॉर्म होता है। अब जब ये इसके इसके यहाँ से स्पर्म बनेंगे ना, तो या तो स्पर्म एक्स को लेके जाएगा या स्पर्म वाई को लेके जाएगा। यदि वो वाई को लेके जाके आगे दे देगा किसको, आपके एग के अंदर डाल देगा, तो क्या हो जाएगा, वो मेल बन जाएगा, वो डिसाइड करेगा। और यदि ये लेके जाएगा तो फीमेल बन जाएगा। यानी फादर डिसाइड करता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। तो ब्लड ग्रुप ऑफ मदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फादर के ब्लड, हाँ और बहुत सारी चीजें हैं जहां इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन वो सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेक्स डिटरमाइन करेगा स्पर्म ऑफ द फादर, ओम ऑफ द मदर नहीं डिसाइड करेगा, कि उसमें तो एक्स एक्स सेक्स हार्मोन है, इसके अंदर एक्स वाई हार्मोन है ना, सॉरी क्रोमोसोम्स है। अब वो क्रोमोसोम्स मिक्सअप होंगे तो कौन सा बनता है वो डिसाइड करेंगे। क्लियर है? ओके। यहां से स्पर्म यदि ओनली एक्स लेके जा रहा है या वाई लेके एक लेके जाएगा, यहां से भी एक्स और एक्स, यहां तो दोनों जगह एक्स एक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्पर्म ऑफ द फादर। पिच ऑफ द साउंड, साउंड, साउंड टॉपिक से, पिच जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कि हाई पिच का वॉल्यूम है, लो पिच है, कैसा साउंड है, वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। देखिए साउंड वेव जनरली इस ढंग से चलती है, साउंड वेव इस ढंग से चलती है ना, आपको क्लासरूम में बहुत अच्छे से बताया इसको। अब यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने ऑसिलेशन जाते हैं, मतलब कितने अप्स डाउन यहां से निकलते हैं पर सेकंड, कितने निकलते हैं, यदि कम निकलेंगे तो लो पिच का साउंड होगा। ये वाले जो राउंड से मान लीजिए, ये वेव्स जितनी ज्यादा यहां से निकलेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, तो हाई पिच की साउंड है। और ये जो इसकी हाइट होती है ना, इसकी कर्व की, ये हाइट जो होती है वो होता है आपका एम्पलीट्यूड, कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है इसका। और उसी से डिसाइड होता है आपका लाउडनेस। तो लाउडनेस है वो डिसाइड कौन करता है, एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। और पिच कौन डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है, इस चीज को भूलना नहीं, मतलब ऐसी बेसिक बातें भूलनी नहीं है साउंड के बारे में। और साउंड जो होता है, साउंड वेव, साउंड एनर्जी बात करो, इट नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेट। यानी इसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज्यादा साउंड सॉलिड के अंदर होता है, उससे कम साउंड लिक्विड में होता है, सबसे कम साउंड गैस के अंदर होता है। ध्यान रखना, ये साउंड के स्पीड की बात है, सबसे ज्यादा होता है। और साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो प्रोपोगेट करने के लिए इट्स रिक्वायर्स मीडियम, मीडियम रिक्वायर्ड है। ध्यान रखना, बिना मीडियम के साउंड प्रोपोगेट नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना, याद रखना। अगला है, विच ऑफ दीज ए वेल नॉन मिग्रेटरी स्पीसीज, जो स्पीसीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती हो, बहुत लंबे जगह, बहुत लंबा ट्रेवल करती हो, कौन सी है भैया। तो इसके अंदर जो है वो गोल्डन फिंच जो है, गोल्डन फिंच जो है, ये वाली स्पीसीज जो है बच्चा जी, ये वाली स्पीसीज के बारे में बात करें हम लोग, तो इसका आंसर तो देखिए, जो है आंसर जो है हमें ध्यान रखना है, वो इसका होगा अल्बाट्रोस। ये इसका आंसर, अल्बाट्रोस एक ऐसी बर्ड है जो क्या करती है, लाखों किलोमीटर, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके जा सकती है ना, बहुत लंबा ट्रेवल करके ये जा सकती है, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके ये जा सकती है। और ये गोल्डन फिंच जो है, ये ऑस्ट्रेलिया बेसिकली सिचुएटेड, ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली पाई जाती है, या यूं बोल दूं पहले थी, अभी तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये डेफिनेटली अभी अबाउट टू, मतलब अबाउट टू एक्सटिंक्ट हो गई है। डोडो जो है
डोडो भी, डोडो जो है एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। ये फ्लाइटलेस का मतलब इसके अंदर इतना ताकत नहीं होती इनके विंग्स के अंदर कि ये उड़ पाए, उड़ नहीं पाते। ये क्या करते हैं, उड़ नहीं पाते, इसीलिए क्या करते हैं, ये अर्थ की सरफेस पे ही मूव ऑन करते थे। अर्थ की सरफेस पे ही मूव ऑन करते थे। अर्थ की सरफेस पे ही मूव ऑन करते थे। अब अर्थ की सरफेस पे मूव ऑन करने की वजह से लोगों ने इसको पोचिंग किया, इसका शिकार किया बहुत ज्यादा, और ये एक्सटिंक्ट हो गया, ये बिल्कुल खत्म हो गए। अभी ये डेफिनेटली नहीं है डोडो। तो ये तो भाई उड़ नहीं सकते, तो बात ही नहीं। और आर्कियोपेटेलिक्स जो हैं, ये जो हैं, ये मतलब जस्ट लाइक ए, यूं बोल सकते हैं ना कि इस तरह के बर्ड जिसका शेप जो है डायनासोर जैसा था, अब तो नहीं है ये। तो इसका आंसर होगा एल्बाट्रॉस। अब देखो यार, ये टॉपिक कैसे कवर करें। तो इस टॉपिक में क्या है ना कि जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, आप लोग कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको जिक्र मिलेगा। इसमें से किसी एक का भी जिक्र है तो आप मान के चलिए उस टॉपिक से रिलेट करते पूरा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो भाई अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन को याद रख लो। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका दूसरा नाम हो गया। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको उसका नाम हो गया। सेल वॉल हम जानते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम जानते हैं, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं इसमें। द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा हम उसे क्या बोलेंगे? हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे तो हम उसका नाम क्या बोलेंगे भाई? वो क्या है? वो फर्टिलाइजर है, जो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, जो उसके अंदर ह्यूमस को रेज करेगा। वीडीसाइड हम जानते हैं, हम लोग प्लास पेस्टिसाइड जानते हैं और हर्बिसाइड्स जानते हैं ना। ये सारी चीजें तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। कैसे देख पाते हैं? लाइट की वजह से देख पाते हैं, बात खत्म। डार्क की वजह से देख नहीं पाते, ऑब्जेक्ट खुद नाम आ गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम, मीडियम वन है, दिस इज मीडियम टू, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट चेंज इट्स पाथ। ये यदि इसको ऐसे जाना था, ये इस तरफ मोल्ड हो जाती है या इस तरफ मोल्ड हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या बोलते हैं? उसे मोनार्ची बोलते हैं। मोनार्च बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। मोनो, ये कब, कौन सी एज में? 12 साल की एज में अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन पूरे प्रोसेस का नाम हो जाता है, हर 28 डेज के बाद जो आता है वो होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्रक्शन जो है वो इस टॉपिक से, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई रिलेट नहीं करता, ये अलग ही एक स्पेलिंग उसने देके छोड़ दिया। मोनोपोज क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जब फीमेल बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है लगातार 12 मंथ तक। 12 मंथ तक यदि उसके अंदर एग रिलीज नहीं होता है तो वहां पे उसको बोला जाएगा कि यहाँ पे मोनोपोज हो गया, उस कंडीशन को मोनोपोज हो गया। जनरली ये 50 साल की एज के बाद होता है। बाकी हर फीमेल में अलग अलग टाइमिंग डिसाइड रहता है, वो उनकी फीमेल बॉडी में, खान पान में, उस पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है द कंबंशन रिएक्शन विच अकर्स ऑन इट्स ऑन। जो अपने आप शुरू हो जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? जो अपने आप ही होगी, जिसके लिए एक्सटर्नल कुछ भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, इससे बोला जाएगा स्पोटेनियस कंबंशन। जो अचानक से हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर ना तो मिनरल्स कुछ होते हैं। डिस्टिल वाटर कैन नॉट कंटेन्स मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड एसिड। जब कुछ होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करेगा? और जब ट्रेवल नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉर्म होगी भाई? ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा डिस्टिल वाटर, होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 193। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन? भैया कैरोसिन में किसको स्टोर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। दो चीजें होती है इसको हम लोग स्टोर करते हैं, वन इज अ पोटेशियम, वन इज अ पोटेशियम
सेकंड वन इज सोडियम। ये दो को स्टोर करते हैं। भाई आपको कैरोसिन में ही क्यों स्टोर करते हैं, पानी में क्यों नहीं स्टोर कर लेते? क्योंकि ये विगोरियसली रिएक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनको जैसी ऑक्सीजन दिखी ये ब्लास्ट कर देंगे, ये ब्लास्ट कर देंगे। तो फिर क्या करें, इसको स्टोर करना है कैरोसिन में। कैरोसिन स्टोर करते क्या है, ये एयर से या वाटर से क्या है डिटेच हो गए, अब ये विगोरियसली रिएक्शन नहीं करेंगे। ध्यान रखना। और ये दोनों इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसको नाइफ से कट भी कर सकते हो, नाइफ से कट कर सकते हो, ध्यान रखना। तो इससे क्वेश्चन भी आ जाता है जनरली कि विच मेटल कट बाय। जनरली जैसे ही मेटल नाम सुनते हैं उसकी मेन प्रॉपर्टी से फोकस करते हैं कि भैया ये हार्ड हार्ड होते हैं, ये बहुत ज्यादा रफ होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं जनरली। जबकि पोटेशियम एंड सोडियम आर दी सॉफ्टेस्ट सॉफ्टेस्ट मेटल विच कैन बी कट बाय नाइफ इजीली, ये भी ध्यान रखना है। और पोटेशियम सोडियम को बहुत ज्यादा बहुत मोर रिएक्टिव होते हैं ये, इसकी वजह से इनको स्टोर किया जाता है कैरोसिन के अंदर, ये भी बात ध्यान रखनी है। ओके, बात करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 194 की। When sufficient oxygen is not available, जब sufficient oxygen available नहीं है, तो consumption of methane produced gas in water, कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा भाई, कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा? तो इसका नाम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मूला इसका CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम हो गया। ये पोजीनियस गैस होती है, इसके अंदर पॉइजन होता है, यदि लगातार कोई बंदा इसको ले लेगा तो क्या हो जाएगा, यदि ब्रीदिंग में यदि CO2 की बजाय CO आपके अंदर जा रही है तो उसमें डेथ हो जाती है ना, डेथ हो जाती है। अब चाहे आप यहाँ पे मीथेन को बर्न करो, चाहे आप यहाँ पे वुड को बर्न करो, चाहे आप यहाँ पे कोल को बर्न करो, चाहे पेट्रोलियम को बर्न करो, किसी को भी बर्न करो, कोल को बर्न करो, किसी को बर्न करो, आप यदि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है तो CO बनेगा। सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, फुल ऑक्सीजन दे रहे हो आप तो CO2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, ये बहुत नुकसानदायक है। जनरली बोला जाता है कि रूम बंद करके, जनरली पहले, अभी तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुंच गई तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले रूम बंद करके लोग क्या करते थे, घरों के अंदर चिमनी जला के रहते थे, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती थी। तो चिमनी के अंदर क्या होता है, इसमें एक बॉटल या किसी कंटेनर में कैरोसिन डाल देते हैं, और ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ क्या है, एक थोड़ा सा या तो कॉटन डाल के या कोई कोई कपड़ा डाल के ऐसे बना देते हैं। अब इसको वो जला करके सो जाते हैं। अब यदि रूम पूरा बंद है और यहाँ पे लगातार कुछ जल रहा है, लगातार कुछ भी जल रहा है, चाहे वो कोई चिमनी है, वॉट एवर इट इज जल रहा है, तो कोई भी चीज जब बर्न होती है तो इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो रूम के अंदर, रूम पूरा पैक कर दिया आपने, रूम के अंदर ऑक्सीजन वो बर्न करना स्टार्ट करेगी, ऑक्सीजन बर्न करके CO2 बनाती रहेगी, CO2 बनाती रहेगी, CO2 बनाती रहेगी। अब स्टार्टिंग में तो ऑक्सीजन मिल रही है, तब CO2 बन रहा है। बाद में जब ऑक्सीजन धीरे धीरे इसको कम मिलेगी तो क्या करेगी, CO2 नहीं बना के CO बनना स्टार्ट हो जाएगा, और CO बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब CO2 बन रहा था, उसके अंदर सोने वाले लोगों को टेंशन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, CO इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं, हार्म नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही CO2 तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो CO बनने लग गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग गया, और जब वो ब्रीदिंग से उन्होंने अपने अंदर ले लिया, तो ब्लड के अंदर जा करके उस व्यक्ति को वो लोग सोते सोते ही मर जाएंगे, मतलब उनको पता भी नहीं लगेगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी रूम के अंदर आप कुछ भी यदि जला करके सो रहे हो, कुछ भी यदि लगातार बर्न हो रहा है, कोई भी चीज जरूरी है तो कुछ ना कुछ ऐसा वेंटिलेशन रखो एयर का, जिससे क्या किसी की हेल्थ को इश्यू ना हो। क्वेश्चन नंबर 195, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। भाई मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, सेल्यूलोज 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 की बात चल रही है, तो आपको पता है सेल वॉल, क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर जो सेल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ये आ गया। द प्लेस वेर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन, जहां पे प्रोटेक्शन रिसीव होती है एनिमल्स को, दिस कॉल्ड जू। जू के अंदर, अब कई लोग इसको नेशनल पार्क लिख रहे हैं, बट मैं, मेरे अकॉर्डिंग जू है इसका आंसर। नेशनल पार्क तो एक रिजर्व करके छोड़ दिया, वहां पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता, वहां की वहां पोचिंग वोचिंग भी होती है, वहां शिकार भी लोग कर लेते हैं, लेकिन जू के अंदर उनको हाईली प्रोडक्शन मिलता है। रॉक शेल्टर्स के पहले ह्यूमन लोग जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन अर्ली अमेरिकन जो है वो उसको ऐसे रॉक के अंदर घर बनाते तो बोलते हैं रॉक शेल्टर्स, शेल्टर्स, ठीक है। तो इसका आंसर जू होगा। क्वेश्चन नंबर 197, मेथड ऑफ लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड, जिससे सॉइल को लूज करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं, लूज करने के लिए काम में लेते हैं, इसका नाम प्लगिंग होगा। हम लोग ये जनरली इसको यूज में करते हैं। आप बाकी हार्वेस्टिंग आपको पता ही है, लेवलिंग आपको पता है, थ्रेसिंग आपको पता ही है। क्लोनिंग इज अ मेथड ऑफ,
क्लोनिंग, क्लोन करना आजकल ही बहुत कुछ चल रहा है, और जब से एआई टूल आया तो भाई साहब ये तो क्लोनिंग वाली चीजें तो, ये चलो वे तो वर्चुअल की बात कर रहे हैं, वैसे क्लोनिंग ये हम लोग रियल में बात करें तो क्लोन का मतलब होता है कि एक जैसे, जैसे यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है उसका जैसा ऑर्गेनिज्म बना देना, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या है कि एक मैन मेड प्रोसेस पूरी की पूरी है, इसके अंदर जो है वो देखिए ये पूरा का पूरा एक असेक्सुअल प्रोडक्शन है। असेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए असेक्सुअल के अंदर एक पेरेंट है और इसी पेरेंट से नीचे क्या बन गए, डॉटर सेल बन गए। सिंगल पेरेंट्स जो बनती है वो डॉटर सेल वो होती है कि भाई ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग पेरेंट होता है, एक मेल पेरेंट दूसरा फीमेल पेरेंट, और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो चीज बनती है, ये भी एक बाय प्रोडक्ट इन दोनों का होता है। इस प्रोसेस का नाम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्लोनिंग जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसी ढंग से अमीबा जो होता है वो अपने आप को ब्रेक डाउन करके दो पार्ट्स में कर लेता है, वो भी एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। तो बहुत सारे हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है, दोनों तो हो नहीं सकते, एक ही है क्लोनिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म स्प्लिटिंग इनटू सेवन कलर्स इज कॉल्ड। यदि किसी प्रिज्म के अंदर से, प्रिज्म आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, यहां से आप लाइट पास करते हो तो वो लाइट क्या करती है, ऐसे जो थोड़ी सी बैंड होगी और फिर बैंड होगी ऐसे, और ये सेवन कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी, सेवन कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो जब लाइट पास होकर टूट जाती है इसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है, और ये विबग्योर फॉर्म में होता है ना, विबग्योर फॉर्मेट के अंदर होता है, यानी कलर का भी एक फिक्स रेंज होता है, उसी रेंज के अंदर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इस फिनोमेना का नाम हो गया। और लाइट क्या करती है, ये व्हाइट लाइट होती है, चेंज इन सेवन कलर्स, है ना, सेवन कलर्स के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाती है। लास्ट इज थर्मोप्लास्टिक कैन बी। थर्मोप्लास्टिक को क्या करते हैं हम लोग, नेवर रिमोल्डेड, डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग, नॉन मेल्टिंग, और नॉन रिसाइकलिंग। देखो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कर सकते हैं उसको, नॉन मेल्टिंग मेल्ट भी कर सकते हैं उसको, नॉन रिसाइकलिंग रिसाइकिल उसको कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ये इसका एक आंसर हो सकता है कि हम लोग उसको डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग कैन बी, अच्छा थर्मोप्लास्टिक कैन बी, उसको मोल्ड कर सकते थे, ऑप्शन नहीं होगा। नॉन मेल्टिंग भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। हाँ, डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग नहीं कर सकते, हम उसको एक शेप से हीट देकर के दूसरी शेप में बना सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते ना। तो दिस इज द आंसर। सो बच्चों, हमने साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, एंड आई गिव माई 100% कि आप लोगों को अच्छे ढंग से बता पाऊँ, और साथ साथ में कोरिलेट करते बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं। आपको कुछ भी कुछ पूछना हो, हमारे डैशबोर्ड नंबर नीचे दिख रहे हैं, दोनों नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, और हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमारा ऑफ है, क्यों, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर है हमारे उस चैनल में, तो कमेंट सेक्शन में आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, बजाय इसके हमें यहाँ पे रिवर्ट कर दीजिए। सो मिलेंगे हम लोग अगले इसी तरह के क्लास में। सो अपना खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप हमें ज्वाइन करने के लिए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज और आपको कंटेंट, रिकॉर्डेड सेशंस, सारा कुछ मिल सकता है। अभी हमारे बूस्टर बेच स्टार्ट हुए हैं, बूस्टर बेच के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, या हमारे प्ले स्टोर के अंदर जा सकते हैं, या गिवन नंबर पे आप एक बार कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।